हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का। सो कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कैपेसिटर तक पहुंचने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, कि उन प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस दैट आर बीइंग यूज्ड इन द टॉप चैप्टर ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कि कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं और डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कंडक्टर्स, व्हाट आर द कंडक्टर्स, insulators and dielectrics. Okay, so first of all we will see all these three things: what are the conductors, what are insulators and what are dielectric. So first of all conductor, we know that जब भी जो करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो हम कहते हैं कि किसी बॉडी के अंदर से तब होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे लिए क्या है, चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर, दीज आर चार्ज कैरियर्स, है ना, ये चार्ज कैरियर्स हैं, यानी कि चार्ज लेकर जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो उस कंडीशन में चार्ज जो है हमारा फ्लो होगा, और चार्ज जब फ्लो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन फ्लो द करंट आर नोन एज कंडक्टर्स। सो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि दोज मटेरियल्स those materials which have which have which have free electrons in it, free electrons in it free electrons in it are known as are known as conductors. ओके, ये कंडक्टर्स हैं। तो हमें पता है कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या बहुत ही कम अमाउंट में है कि उनका फ्लो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, दोज विल बी कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड डेफिनेशन पता चलेगी कि दोज मटेरियल्स which have which do not have any free electrons, which do not have any free electrons, or they have negligible amount of free electrons are known as insulators. तो ये जो इंसुलेटर्स हैं इनमें से करंट पास नहीं होगा। तो इंसुलेटर्स में से करंट पास नहीं होगा तो जनरली देखा होगा आप लोगों ने कि जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर में भी इंसुलेशन यूज किया जाता है। ये इंसुलेशन किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो अंदर में जो हमारा मेटल का वायर है उसमें से तो इलेक्ट्रॉन पास हो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है बाहर हमें पता ना चले, यानी कि हमें करंट से झटका ना लगे। अब थर्ड टाइप है डाइइलेक्ट्रिक। अब if the material do not conduct electricity but after applying electric field, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत जो है चार्ज वो इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस्ड करंट हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इंड्यूस करंट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें इंडक्शन पॉसिबल है, अगर हम उसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इंडक्शन की वजह से वहां पर कोई ना कोई चार्जेस पैदा हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो गए, इफ द मटेरियल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे बात करें पेपर की, ठीक है, तो पेपर एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन पेपर में से खुद ये क्या कर रहा है कि खुद में से ये अपने आप को जो करंट है या चार्ज है उसको प्रोड्यूस नहीं करता, उसको पास नहीं होने देता।
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये, लेकिन जब हम इसको किसी जैसे अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर इसको यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करने का काम कर सकता है ना। हम, तो ये क्या कहलाता है, ये भी एक तरीका का एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आफ्टर प्लेसिंग इट इन ए प्लेसिंग इट इन ए in an electric field in an electric field induced charges are produced, induced charges are produced, so these type of materials are known as, these type of materials are known as डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक कहलाते हैं। क्लियर है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गई कि कंडक्टर, कैपेसिटर, सॉरी कंडक्टर, इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं। अब आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या इफेक्ट दिखा रही है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ओके, लेट्स सी नाउ, सपोज दैट हमारे पास में कोई कंडक्टर प्लेट है, ठीक है, लेट अस से वी हैव टू कंडक्टर प्लेट्स ए बी सी डी, इसको हम चेंज कर देते हैं, लेट अस से दिस वन इज फर्स्ट प्लेट ए बी एंड सी डी, और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन सी डी से लेकर ए बी की तरफ जा रही है, ठीक है, ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेस कर दिया, हमने इसका नाम दे दिया एक्सटर्नल है, तो ई एक्सटर्नल जो है हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने एक एक्सटर्नल मीडियम के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको प्लेस किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो जो भी इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ए बी और सी डी पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मोशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सटर्नल फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फोर्स फील करेंगे, और फोर्स फील करने की वजह से इनका मोशन पॉसिबल है। अब देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज तो होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जाती है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये यहाँ से चलकर ए बी से चलकर सी डी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ए बी से चलकर सी डी की तरफ जाएंगे, तो सीधी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स ए बी से निकलेंगे और सी डी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन सी डी पर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, सी डी सी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हमने नेगेटिव शो कर दिया, ठीक है। तो अब देखो बाहर में तो एक एक्सटर्नल फील्ड तो था ही, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, लेकिन अब अंदर में क्या हो गया, ए बी के अंदर की साइड में एक पॉजिटिव टर्म चार्ज ये बन गया, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉजिटिव हो गया, और ये वाली साइड देखो ये पूरी नेगेटिव हो गई, तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि एक साइड में पॉजिटिव चार्ज है दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गया। तो हमने कहा मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है दिस इज ईपी, ठीक है।
अब ये इंडक्शन की वजह से हुआ, ठीक है, ये हुआ है इंडक्शन की वजह से। तो अब देखो यहाँ पर ये तब तक इस टाइप के जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कब तक होता रहेगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक होता रहेगा जब इस ईपी यानी कि जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, तब तक क्या होगा, इसका फ्लो होता रहेगा। तो हम कहेंगे कि सर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था ईपी जो था उसके बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये, उस कंडीशन में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाएगा। अब देखो अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में लिखें तो हम कहेंगे कि सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ई एक्सटर्नल वेक्टर, ई ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई पोलराइज्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगी, इन दिस कंडीशन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है, इस कंडीशन में कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो अब देखो जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो अब अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज का फ्लो नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचा नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई है ना। नेट कितना हो गया, नेट सम इसका 0 हो गया। कहाँ पर 0 हुआ, ये ए बी और सी डी के बीच में हुआ। अब हमने कहा था कि ये ए बी सी डी क्या है, ये सरफेसेस हैं एक कंडक्टर की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होता है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। आ रही है बात समझ में। हमने क्या कहा, जब किसी, इसी को पॉइंट बना के लिख देते हैं, when thus when a conductor when a conductor is placed sorry when a conductor is placed inside a inside a inside an external electric field, external electric field, then the electric field inside the conductor becomes 0। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में इस चीज को ध्यान रखना, इस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, इसको हम आने वाले टॉपिक में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। इसका यूज किया जाता है काफी जगह जहाँ पे भी मेटल का काम किया जाता है, लेकिन जैसे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं ज्यादातर देखा होगा आपने, जैसे मान लीजिए पहले के टाइम पे स्टेबलाइजर्स आते थे, तो वो उनकी केसिंग जो होती थी वो केसिंग मेटल की होती थी, है ना। उनकी जो स्टेबलाइजर्स जो होते थे उनकी जो केसिंग होती थी, यहाँ पर कोई स्विच लगा होता था और यहाँ पर एक मीटर लगा होता था, वोल्ट मीटर टाइप से, है ना। तो ये जो केसिंग होती थी ये मेटल केसिंग होती थी। मेटल केसिंग हम क्यों रखते थे, मेटल केसिंग इसलिए रखते थे क्योंकि इस ये मेटल केसिंग रखने के बाद में इसके अंदर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 0, यानी कि बाहर से कोई भी इसका
कोई भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर होगा वो सिर्फ बाहर बाहर रहेगा, उसके अंदर नहीं होगा। तो जब इसके अंदर में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं पड़ रहा तो अंदर में जो भी हमने सर्किट डिजाइन किया हुआ है तो वो शॉर्ट नहीं होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, इस अंदर में जो भी हमारा सर्किट था उसकी हमने क्या कर दी, शील्डिंग कर दी। उसकी हमने क्या कर दी, शील्डिंग। किससे शील्डिंग की, हमने शील्डिंग की है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो हम कहेंगे कि ई वेक्टर की जो वैल्यू होती है इनसाइड द कंडक्टर दैट इज 0। दूसरा पॉइंट हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the surface. It is perpendicular to the surface। सिर्फ परपेंडिकुलर ही क्यों होगा, तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज करो, मान लो ये कोई भी रैंडम शेप का हमने कंडक्टर ले रखा है। ठीक है, अब इस रैंडम शेप के कंडक्टर में एक साइड तो इसकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, दूसरी साइड इसकी नेगेटिव हो गई। जब हमने इसको क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उससे क्या हुआ, एक साइड इसकी पॉजिटिव बन गई, दूसरी साइड इसकी नेगेटिव बन गई। लेकिन अब हो क्या रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा, अगर मान लीजिए इन केस मान लीजिए इसके अंदर से जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव परपेंडिकुलर ना होती, मान लिया हमने किसी एंगल पर ये एंटर कर रही होती, तो जब किसी एंगल पर एंटर कर रही होती तो इसके जो सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, सरफेस का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर एक नेट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। जब किसी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लग रहा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा, तो जब परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब किसी एंगल पर होगा या फिर टेंजेंशियल होगा। अगर दोनों ही केस में परपेंडिकुलर नहीं है तो उस कंडीशन में सरफेस का जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा। नेट फोर्स एक्ट करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करने लग जाएगा, यानी कि उसके अंदर फिर से एक करंट लगने की संभावना है। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऐसा नहीं हो रहा तो वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने की वजह से सिर्फ एक ही फोर्स की डायरेक्शन हमें मिलेगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट कहता है कि जब कंडक्टर को चार्ज कर दिया जाता है तो ये जो चार्जेस हैं ये सरफेस पर ही रहते हैं। आफ्टर चार्जिंग द कंडक्टर, चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस, चार्जेस जो हैं ये सरफेस पर ही रहते हैं। सरफेस पर ही क्यों रहते हैं, अंदर क्यों नहीं जाते, क्योंकि देखो सपोज करो वापस से हमने ये क्या मान लिया, हमारे पास में कंडक्टर है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। अब देखो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उसकी वजह से इसके अंदर कोई ना कोई चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस हुए। अब प्रोड्यूस तो हो गए लेकिन ये चार्जेस हम कह रहे हैं कि सर ये सरफेस पर ही रहते हैं, अंदर क्यों नहीं आते। अंदर इसलिए नहीं आते कि अगर यहाँ पर भी कोई अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यानी कि अगर यहाँ पर यहाँ पे भी कोई चार्ज होगा तो उस कंडीशन में ये चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिट प्रोड्यूस करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर से भी एक और क्या हो गया, एक नया ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है। तो जब ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हुई नहीं ना। तो इसका मतलब जो हमारा पहला वाला कंसेप्ट था वो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट वो गलत हो जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, अंदर की ओर स्टे कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, सारे के सारे चार्जेस कंडक्टर के ऊपर, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये वजह है कि जो भी एसी करंट जो होता है, एसी करंट के लिए जितने भी वायर्स आप देखेंगे वायर्स बहुत ही महीन महीन या पतले पतले होते हैं।
ठीक है। और डीसी करंट, खैर ये करंट का मामला दूसरा है इसमें, लेकिन बस इतनी सी चीज समझ लो कि जो एसी करंट के अंदर जो करंट होती है, जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो सरफेस पर ही दौड़ते हैं। ठीक है, वो सरफेस पर ही दौड़ते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो वायर्स हैं वो बहुत ही पतले पतले वायर्स को एक साथ समअप करते हैं, एक साथ मिला देते हैं, ताकि उसके अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा। तो हमें क्या करना है, मोटा वायर नहीं लेना है, हमें पतला पतला वायर लेके उसको मोटा बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का करंट जो है वो फ्लो कर सके। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट और है इसमें। अच्छा देखो, सीधी बात है, जब यहाँ पे अंदर में कोई भी, यहाँ पे अंदर में अगर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि अंदर की तरफ से कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है ना। जब अंदर की तरफ से कोई वर्क डन नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी चार्ज को हम ना तो बाहर से अंदर ला पा रहे हैं, ना अंदर से बाहर लेके जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल जो है अंदर बाहर दोनों सेम है। यानी कि ये जो सरफेस है ये सारी की सारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो हम कह सकते हैं कि एंटायर बॉडी और एंटायर सरफेस, एंड सॉरी, एंटायर surface of the body, surface of the body is at constant potential, is at constant potential। ये क्या होगी, सारी की सारी कांस्टेंट पोटेंशियल पर होगी। क्यों होगी वो बता दिया अभी, कि जब अंदर में सर कोई चार्ज ही नहीं है, का चार्ज नहीं है, तो कोई वहां से वर्क डन हो नहीं सकता कि भाई हम अंदर से बाहर ले जाएं या बाहर से अंदर लेके जाएं। तो जब वर्क डन नहीं होगा तो वहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर इज E is equals to sigma upon epsilon naught, और वेक्टर E is equals to sigma upon epsilon naught n cap। ये n cap क्या है, n cap is the direction of the, n cap is the direction of the electric field। क्लियर है? चलिए आज के टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।